बाद बांकीपुर उपचुनाव में अब तक 20.01% का वोटिंग हुआ है और ये वोटिंग प्रतिशत जो है वो 1 बजे तक का आपको बता रहे हैं, जिसमें 20.01% मतदान हुआ है और ये मतदान जो है वो आगे भी बढ़ेगा। 5 बजे तक शाम 6 बजे तक ये मतदान होना है और इसके बाद ये प्रतिशत बढ़ेगा। आपसे न्यूज 18 आप सभी मतदाताओं से अपील करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने बूथ पर जाए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो बांकीपुर में अब तक की जो मतदान प्रतिशत है वो 20.01% है। चलिए, आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, बांकीपुर में अब तक में 20.01%, बहुत ही धीमी गति से मतदान पड़ रहा है। आने वाले वक्त में क्या देख रहे हैं, इस प्रतिशत कितना तक बढ़ सकता है? देखिए कल्याण, निश्चित तौर पे जितना मतदान का प्रतिशत होना चाहिए था उतना तो फिलहाल नहीं है, लेकिन पिछले बार के विधानसभा चुनाव में अगर देखें तो 40 से 41% के आसपास वोटिंग हुआ था बांकीपुर विधानसभा चुनाव में। इस बार चूंकि उपचुनाव में अमूमन मतदाताओं में वो उत्साह देखने को नहीं मिलता जो उत्साह आम चुनाव में होता है। तो जाहिर सी बात है, जो उम्मीद थी कि आज अवकाश भी दे दिया गया था और मौसम भी बहुत खुशगवार है, बावजूद इसके मतदाताओं में वो उत्साह देखने को सुबह कुछ उत्साह देखने को मिला था। लेकिन अब माना जा रहा है कि जब भी वोटिंग का परसेंटेज बढ़ता है तो या तो 11 बजे के पहले अच्छा खासा वोट पड़ जाता है और उसके बाद 3 बजे के बाद एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता है, वोटर घर से बाहर निकलते हैं। कई लोगों के पास दिनचर्या काम होता है, काम खत्म करके उसके बाद 3 बजे के बाद वो बूथ पे पहुंचते हैं। और जाहिर सी बात है, उम्मीद जताई जा रही है कि अब जब मौसम बहुत अच्छा हो गया पटना में, अब कुछ देर पहले बारिश हुई थी और उसके बाद मौसम और भी अच्छा हो गया है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि अब वोटर एक बार फिर से अपने घर उठ के बाहर निकलेंगे और वोट का जो प्रतिशत है वो प्रतिशत बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि बांकीपुर विधानसभा बहुत हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है, शहरी इलाकों का सीट है और अमूमन शहरी इलाकों में वोट अच्छा खासा पड़ता है। लेकिन अब तक जितनी उम्मीद थी वैसा वोट नहीं पड़ पाया है, उतना प्रतिशत नहीं हो पाया है। लेकिन अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2-3 बजे के बाद अब वोटिंग का परसेंटेज बढ़ने की संभावना है और चुनाव आयोग ने भी और जिला प्रशासन ने भी मतदाताओं के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था कर रखा था, जिसके वजह से आदर्श बूथ भी बनाए गए थे, जिसकी वजह से वोटरों को जरा भी निश्चित तौर पर देखते हैं कि ये प्रतिशत बढ़ेगा और न्यूज 18 भी मतदाताओं से अपील कर रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको वर्चुअली दिखा रहे हैं कि किस तरह से बांकीपुर में 1 बजे तक 20% मतदान अभी तक हुआ है और बताया जा रहा है कि अब मौसम की वजह से भी थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन अब मौसम साफ है और अब मतदाता अपने घरों से निकलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान देंगे। चलिए, और बड़ी खबर, संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक जारी है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ पीएम मोदी की ये बैठक हो रही है। बैठक में जेपी नड्डा, पीयूष गोयल मौजूद हैं। साथ ही बैठक में निर्मला सीतारमण, किरण रिजिजू भी मौजूद हैं। हरदीप पुरी और एस जयशंकर भी बैठक में मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि संसद भवन में तमाम बड़े मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की ये बैठक जारी है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, किरण रिजिजू सहित हरदीप पुरी और एस जयशंकर इस बैठक में मौजूद हैं। और पैलेट गन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन अगर हिंसा हो तो एक्शन जरूरी है, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। प्रदर्शन में पुलिस एक्शन पर विचार करना होगा, यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। प्रदर्शनकारियों के इलाज का दिल्ली सरकार को निर्देश दिया गया है। जो प्रदर्शन किए थे उसमें जो घायल हुए थे उसके इलाज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि जो सरकार, दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि उन प्रदर्शनकारियों के इलाज सुनिश्चित की जाए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पंजाब में कथित पेपर लीक केस को लेकर सियासी घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। इसी मुद्दे पर दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और उनके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन शुरू किया है। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में आप कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।
बीजेपी का आरोप है कि पंजाब में हाल के दिनों में कई भर्तियों और एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। पार्टी का कहना है कि इस मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हुए पेपर लीक को लेकर आज बीजेपी यहाँ प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है और आप देखिए तो तमाम कार्यकर्ता इस वक्त आपको अपने हाथों में प्ले कार्ड्स लेकर दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें साफ तौर से लिखा है कि पंजाब के युवाओं को न्याय दो, भर्ती में पारदर्शिता लागू करो, आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब में पेपर लीक बंद करो, बंद करो। इस तरीके की प्ले कार्ड्स आपको हाथ में दिखाई दे रहे होंगे और जहाँ तक आप देखिए वहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ आम आदमी पार्टी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक दूसरी तरफ ये जो प्रदर्शन है वो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के नेतृत्व में हो रहा है। आप देखिए कि हर्ष मल्होत्रा भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और तमाम बीजेपी के जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहाँ महिलाओं से भी हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। मैम, ये जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं पेपर लीक को लेकर, अब क्या मांग है आप लोगों की और क्या कह रहे हैं आप? नैतिकता के तौर पे पंजाब के शिक्षा मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरह से केजरीवाल वादे कर करके दिल्ली में सरकार बनाई, पर दिल्ली वालों को समझ आया ना कि किस तरह से करप्ट व्यक्ति है वो, उसने उनको दिल्ली की जनता ने उन्हें उखाड़ के बाहर फेंका है। इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस्तीफा अगर नहीं होता है तो क्या एक्शन प्लान रहेगा? नहीं, इस लड़ाई को और आगे बढ़ाया जाएगा। भाई आप यहाँ कर रहे हैं, पंजाब में भी करेंगे और बड़े स्तर पर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। नैतिकता के नाम पर इस्तीफा तो देना चाहिए। भाई इन्होंने मांगा है और धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिया भी है, तो इनको भी देना चाहिए। तो यहाँ पंजाब में हुए पेपर लीक के विरोध में तमाम बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि नैतिकता के तौर पर पंजाब के शिक्षा मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। और साथ ही साथ सवाल ये भी है इनका कि अब अरविंद केजरीवाल आखिरकार इस पूरे मामले पर चुप क्यों है? जब पंजाब में पेपर लीक हुआ है तो सब चुप है, लेकिन जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन हो रहा है पंजाब के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, पंजाब के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। विजय युगल ठाकुर के साथ केजरीवाल शर्म कर। सरकार के शिक्षा मंत्री उनके इस्तीफे की मांग को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यालय में जाकर के हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। केजरीवाल को चेताना चाहते हैं कि डबल स्टैंडर्ड्स, हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। दिल्ली के अंदर वो इस्तीफा मांगते हैं, पंजाब की सरकार में शिक्षा मंत्री से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जबकि ये उनके अधिकार क्षेत्र में है। और पंजाब में एक बार पेपर लीक नहीं हुआ है। 12वीं की परीक्षा का अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ था। अभी फार्मास्यूटिकल वाली जो पंजाब स्टेट सिलेक्शन बोर्ड का पेपर लीक हुआ है, उनको इस्तीफे की मांग को लेकर के हम सब कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित। दिल्ली के जंतर मंतर पे सीजेपी एक मंच सजाता है, जेनजी का आंदोलन कहता है, लेकिन आज वो सीजेपी नजर नहीं आ रहा। वो जेनजी का आंदोलन नहीं था, उसमें छात्र थे ही नहीं, उसमें कंधे पे बंदूक रख के, छात्रों के कंधे पे बंदूक रख के। उधर लोकसभा में पेपर बिल पास होने पर सोनम वांगचुक ने खुशी जाहिर की है। सोनम वांगचुक ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि सुधार सिर्फ परीक्षाओं में नहीं, शिक्षा प्रणाली में भी होगा और ये जारी रहेगा। कहना चाहता हूं कि मैं खुश हूं कि परीक्षाओं के सुधार पर संसद में बिल लाई गई और उम्मीद करता हूं कि सुधार सिर्फ परीक्षाओं में नहीं, शिक्षा प्रणाली में भी हो, ये जारी रहे। और दूसरी तरफ अपील करना चाहूँगा सरकार से कि वो जो समझौते हुए थे पहले मेरे साथ लिखित में और फिर सीजेपी के साथ, कि वो प्रदर्शन में जो छात्र थे उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। उधर FCRA संशोधन विधेयक ला सकती है सरकार। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि अगले हफ्ते FCRA संशोधन बिल आ सकता है। विदेशी फंडिंग पर सख्त निगरानी का प्रावधान है इस बिल में और साथ ही साथ अवैध धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग पर और सख्ती होगी। इस कानून के आने के बाद सरकार अब विदेशी फंडिंग के देश विरोधी इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कानून संशोधन की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार अगले हफ्ते संसद में
FCRA संशोधन विधेयक ला सकती है। विदेशी फंडिंग पर सख्त निगरानी, अवैध धर्मांतरण पर रोक और विदेश से मिलने वाले धन के जरिए राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाने के मकसद से कानून में संशोधन की तैयारी हो रही है। सरकार की कार्रवाई उन संस्थानों पर केंद्रित होगी जो बिना वैध FCRA लाइसेंस के विदेशी फंड ले रही है या उसके इस्तेमाल कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसी महीने कैथोलिक बिशपों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी और भरोसा दिलाया था कि लीगल विदेशी चंदे पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। रूल ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की मांग करते हैं। भाई फॉरेन फंडिंग से देश के डेमोग्राफी और सॉवरेनिटी पर असर ना पड़े उसको सुनिश्चित करते हैं। कहां पैसा खर्च हो रहा है वो दिखाना है, वो बताना है, ये बात करते हैं। ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है क्या कांग्रेस पार्टी? ओपेसिटी के साथ है क्या? फॉरेन फंडिंग से डेमोग्राफी और सॉवरेनिटी पर खतरा पड़े इसके पक्ष में है क्या कांग्रेस पार्टी? और रिलीजियस बेस्ड कन्वर्जन फॉरेन फंडिंग के आधार पर नहीं हो सकता। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने, संविधान ने और लॉज ने, एंटी कन्वर्जन लॉज ने मना किया हुआ है। इसको सुनिश्चित करता है। पर कांग्रेस पार्टी आज लगता है कि इस पूरे कन्वर्जन जिहाद गैंग के साथ खड़ी हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट में भी पूरा कन्वर्जन करा है और देश भर में करवाना चाहती है, इसलिए वो इस रूल्स के खिलाफ है। उधर संसद के मानसून सत्र में एक बार फिर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। राज्यसभा में पैलेट गन के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हंगामे के बाद सदन से वॉकआउट कर दिया। इस बीच सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। नड्डा ने आरोप लगाया कि विपक्ष बहस से बच रहा है, जबकि सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है। दूसरी ओर विपक्ष ने अपने विरोध के तौर पर सदन से वॉकआउट कर राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया है। मैंने यह भी देखा है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, हमेशा गोल पोस्ट चेंज करना इनकी आदत है। सरकार की तरफ से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और यह इसी सत्र की बात नहीं है। जितने भी पीछे सत्र हुए हैं सभी में सरकार ने हमेशा हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार रही है और जब जब जिस विषय पर चर्चा हुई है उस पर विपक्ष ने मुंह की खाई है, उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन है, दे आर इशूलेस। वहीं संसद भवन परिसर में चढ़ावा चोरी को लेकर विपक्ष ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी की तरफ से दान पेटी रखी गई और विपक्ष के सांसदों ने उनमें रुपए पैसे डालते दिखे। राम मंदिर में दान और चढ़ावा चोरी के अनोखे अंदाज में यह विरोध किया गया। इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि पीएम मोदी की पोस्ट पर विवाद के चलते मेटा ने सरकार को भरोसा दिलाया है कि अब वीआईपी पोस्ट पर कड़ी निगरानी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक मेटा ने साफ शब्दों में भारत सरकार से कहा है कि उससे ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ऐसे जरूरी पोस्ट की निगरानी करेगा। इस हफ्ते के अंत तक मेटा और सरकार के बीच बैठक होने की संभावना है और इस बैठक में सिर्फ प्रधानमंत्री की पोस्ट का मामला ही नहीं बल्कि कंटेंट रेगुलेशन और सोशल मीडिया से जुड़े मामलों पर बातचीत हो सकती है। तो मेटा विवाद पर सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। मेटा के अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि दोबारा इस तरह की गलती नहीं होगी और दोबारा गलती ना होने का उन्होंने भरोसा भी दिलाया है। उधर बिहार में ईओयू की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कार्यपालक अभियंता पर ईओयू की दबिश देखने को मिली है। अरविंद कुमार चौधरी के 6 ठिकानों पर रेड किया गया है। लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता हैं और सासाराम में पदस्थापित हैं अरविंद, जो कि दानापुर, मुजफ्फरपुर सहित 6 ठिकानों पर ये रेड किया गया है। सासाराम और बांका में भी छापेमारी की गई है। आय से अधिक संपत्ति का उन पर आरोप है। लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति का खुलासा यहां पर हुआ है। वहीं दानापुर में आर्थिक अपराध इकाई ने आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए लघु सिंचाई विभाग
के सासाराम प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार चौधरी के 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। ये छापेमारी दानापुर के विजय सिंह पथ के विनस पैराडाइज के फ्लैट नंबर 405 में चल रही है। ईओयू की टीम दानापुर, मुजफ्फरपुर, सासाराम और बांका स्थित कुल 6 परिसरों की तलाशी ले रही है। अरविंद कुमार चौधरी पर अपनी वैध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। छापेमारी के दौरान टीम संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, बैंक खातों, निवेश, नकदी, आभूषण और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज की जांच कर रही है। फिलहाल कार्रवाई जारी है। कितना नंबर में है? सूचना मिला कि पैराडाइज मेरा लेके आइए गाड़ी करो कट जाए तुम हम लोग घुसा है। अच्छा, किसकी ओर से छापेमारी चल रहा है? अभी हमको जानकारी नहीं है किसके ऑर्डर से चल रहा है। क्या सूचना क्या आपको? आपको बताए ना कि गाड़ी यहाँ मंगाए हैं गश्ती से, हम गश्ती लेके यहाँ आ गए। हम मौजूद हैं दानापुर के विजयनगर स्थित वहां पर जहां पर अरविंद कुमार चौधरी जो कार्यपालक अभियंता है उनके फ्लैट नंबर 405 में छापेमारी चल रही है, वो भी ईओयू की। ईओयू यहां पर मौजूद है, यहां पे छापेमारी चल रही है और अंदर पूरी टीम पहुंची हुई है। 6 ठिकानों पर, बिहार के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और ये छापेमारी ईओयू कर रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ये छापेमारी किया जा रहा है, जिसमें ईओयू को ये मामला दर्ज किया गया, ईओयू द्वारा ये मामला दर्ज किया गया था कि इनकी आय से अधिक संपत्ति है। जांच किया गया तो जांच में आया कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए की आय से अधिक संपत्ति इनके यहाँ मौजूद है। ये आय से अधिक संपत्ति होने की वजह से ये छापेमारी चल रही है और इस छापेमारी में बीनस प्राइड के अंदर जो उनका जो है फ्लैट है, कार्यपालक अभियंता जो 405 का फ्लैट है, उसमें छापेमारी चल रही है। ईओयू टीम मौजूद है और हर एक चीज की तलाशी ले रही है, हर एक डॉक्यूमेंट की तलाशी ले रही है ताकि यह पता चल सके कि जो आय से अधिक संपत्ति है उसका पूरा ब्यौरा यहाँ मौजूद है या नहीं। जो बैंक खाते हैं उनकी भी जो है तलाशी ली जा रही है और हर जगह से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इनका आय से अधिक संपत्ति जो 1 करोड़ 20 लाख रुपए आकी गई है उससे भी ज्यादा है या नहीं। फिलहाल ईओयू छापेमारी कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है, कागजों की तलाश कर रही है। देखने वाली बात ये होती है कि आखिर इनके पास और क्या क्या निकलता है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए मनीष शर्मा। तो दानापुर, मुजफ्फरपुर के बाद सासाराम में भी आर्थिक अपराध की टीम छापेमारी की है। लघु सिंचाई प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के कार्यालय के साथ ही डेहरी स्थित एनिकट में सरकारी आवास में भी छापेमारी की गई है। आरोपी अरविंद कुमार चौधरी के खिलाफ 1 करोड़ 20 लाख रुपए की आय से अधिक संपत्ति का मामला है। यहां छापेमारी में अभियंता अरविंद कुमार चौधरी अपने कार्यालय में नहीं मिले हैं। नहीं, कार्यालय से तो अभी मामला क्या था सर? कितना का आरोप है सर? कितना करोड़ है सर? ये तो इसे सब नहीं बता। मामला क्या था सर? आपका नाम क्या? सर रोहतास में सरकारी जॉब हुई है सर, और रोहतास में 2 जगह चल रही है सर। किस मामले में छापेमारी हुई है सर? आर्थिक अपराध, आय से अधिक संपत्ति के। सासाराम के लघु सिंचाई विभाग जो है उसके कार्यपालक अभियंता के 6 ठिकानों पर छापामारी चल रही है। सासाराम के अलावा दानापुर और डेहरी ऑन सोन के ठिकानों पर छापामारी चल रही है। आर्थिक अपराध इकाई ने 1 करोड़ 20 लाख से अधिक की संपत्ति के मामले में जो केस हुआ है उसी केस के मामले में छापामारी चल रही है। 1 करोड़ 20 लाख का जो आर्थिक अपराध इकाई ने जो केस दर्ज किया है उसी मामले में सासाराम में भी आर्थिक अपराध की टीम पहुंची है और लगातार जो है वो छापामारी चल रही है। स्थानीय पुलिस भी साथ यहाँ पहुंची है और चूंकि ये मामला जो है वो बिहार के कई जिलों से जुड़ा हुआ है। दानापुर में भी, पटना के दानापुर में भी लगातार छापामारी चल रही है। 6 ठिकानों पर छापामारी है और चूंकि ये यहीं पदस्थापित थे और कई संगीन जो आर्थिक अपराध के मामले हैं वो इन पर बन रहा था और जो ईओयू की टीम जो है आर्थिक अपराध की टीम ने है ये छापामारी लगातार कर रही है। जब तक पूरा छापामारी के बाद ही कुछ स्पष्ट रूप से अधिकारी कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो सासाराम के अलावा दानापुर और डेहरी ऑन सोन में लगातार है सो जांच चल रहा है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। इतना ही नहीं, बांका
बांका में भी अरविंद चौधरी के पैतृक आवास पर ईओयू की टीम ने छापेमारी की है। लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता के खिलाफ 1 करोड़ 20 लाख की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है और इसी को लेकर उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बांका के रजौन में पिपराडीह स्थित पैतृक घर पर भी छापेमारी की जा रही है। उधर देश के कई हिस्सों में मानसून अब मुसीबत बनता जा रहा है। असम में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर है, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। कई गांवों का संपर्क टूट गया है और लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। खेत और घर पानी में डूब गए हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में भी जलभराव, भूस्खलन और यातायात बाधित होने की खबरें हैं। मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। मानसून की बारिश अब देश के कई हिस्सों में आफत बनती जा रही है। कहीं मूसलाधार बारिश के पानी से सड़कें दरिया बन गई हैं तो कहीं नदियां उफान पर हैं। सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात आसाम में बने हुए हैं, जहां बाढ़ के पानी से हजारों लोगों का जनजीवन प्रभावित है। खेत खलियान पानी में डूब गए हैं, लोग राहत शिविर में रहने के लिए मजबूर हैं। वहीं उत्तर भारत की बात करें तो कई राज्यों में बाढ़, जलभराव और लैंडस्लाइड के चलते यातायात प्रभावित होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। शासन प्रशासन बचाव राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। साथ ही साथ लोगों से अपील की गई है कि अनावश्यक यात्रा से बचें और सतर्क रहें। तो ऐसे में मानसून जहां बारिश के साथ गर्मियां हटाता है, साथ ही साथ परेशानियां भी लेकर आया है। उधर जोशीमठ के कीमाना गांव में तेज बारिश से नुकसान हुआ है। भारी बारिश से पहाड़ की भारी मलबा और पत्थर कई घरों में घुस गए हैं और लगातार मलबा आबादी वाले इलाकों में बढ़ रहा है। वहीं कई परिवार अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। कई खेतों में मलबा जमा हो गया है, जिससे फसलों को भी नुकसान हुआ है। वहीं प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। चमोली में भी हो रही बारिश के चलते नंदनगर और घाट क्षेत्र में जोड़ने वाली सड़क पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है और पूरा पहाड़ टूटकर सड़क पर आ गया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पहाड़ से लगातार मलबा और बोल्डर सड़क पर गिर रहे हैं, जिससे नंदनगर और घाट क्षेत्र के दर्जनों गांवों का संपर्क कट गया है। वहीं सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है। उत्तरकाशी में भी लैंडस्लाइड के चलते यमुनोत्री हाईवे पर एक बार फिर कई जगहों पर बंद हो गया है। पालीगढ़, दुर्लभ गवढ़िया और हनुमान चट्टी के पास पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने के कारण हाईवे बंद हो गया है। हाईवे बंद होने से दोनों ओर गाड़ियों की लाइन लग गई है और लोग फंसे हुए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क खोलने के लिए मशीनें मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने में जुटे हैं। हालांकि लगातार हो रहे लैंडस्लाइड के कारण सड़क खोलने में दिक्कतें आ रही है। प्रशासन ने यात्रियों से मौसम सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी अपडेट के अनुसार ही यात्रा करने की अपील की है।